वेलकम बैक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के 20 साल और अब हमारे साथ एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह जुड़े हैं। और अगर हम पिछले 20 साल की बात करें तो नीलेश शाह पिछले 20 साल से सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और इस देश ने जो तरक्की की है उसका एक एग्जाम्पल नीलेश खुद हैं, क्योंकि 20 साल पहले आप कोटक में थे नीलेश, है ना? 20 साल पहले आप कोटक में थे और उसके बाद सेल साइड में भी रहे, बाय साइड में भी रहे और आज ये खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं स्टॉक मार्केट में। हाँ, 20 साल में भी ये वैसे ही दिखते हैं जो 20 साल पहले दिखते थे, उतना ही फिट हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज़ की 20वीं सालगिरह पर जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद अनुज, और 20 साल कंप्लीट करने को सीएनबीसी आवाज़ को बहुत बहुत बड़ी शुभकामना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीएनबीसी आवाज़ ने काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं, अच्छी प्रगति की है और जो इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका की है। खास करके जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उसमें कई निवेशकों को स्टॉक मार्केट में लाकर उनको इन्फॉर्मेशन देना, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी सारी टीम को, और आगे अगले 20 साल के लिए भी गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक। ओके नीलेश, पिछले 20 साल में आपके हिसाब से क्या मेजर चेंजेस रहे हैं? और मतलब 20 साल में वेल्थ क्रिएट हुई है, तो ये ट्रेडिंग अपनी जगह है, ट्रेडिंग में गेंस लॉसेस होते रहते हैं, लेकिन 20 साल में हमने बड़े से बड़े करेक्शन देखे हैं। 30%, 40%, इवन 58% का निफ्टी का हमने फॉल देखा है। और उसके बावजूद अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखें तो करीब 13-14% हमने अगर डिविडेंड को जोड़ लें तो उस हिसाब के रिटर्न्स सिर्फ इंडेक्स ने कमा कर दिए हैं। अच्छे पोर्टफोलियो में तो उससे भी कहीं ज़्यादा। क्या अगले 20 साल ये कंटिन्यू करेगा? अनुज, जो एक इंडिया की मार्केट की जो एक खासियत रही है, और एक यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी विश्व में इमर्जिंग मार्केट्स है, बहुत कम मार्केट्स ऐसी है जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ में कन्वर्ट हुआ है और अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक मार्केट रिटर्न में कन्वर्ट हुआ है। आप कोई भी बड़ी मार्केट देख लीजिए, चाहे वो चाइना हो, ब्राज़ील हो, कोई भी बड़ी मार्केट हो, वहाँ पे ये ऐसा नहीं हुआ है। कई देशों के जीडीपी ग्रोथ अच्छे हुए हैं या अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छे हुए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट रिटर्न में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। शायद इंडिया एक बहुत ही स्पेसिफिक चुनिंदा बड़ी मार्केट है जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हैज़ कन्वर्टेड टू अर्निंग्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ हैज़ कन्वर्टेड टू स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। तो पहला ये जो, अगर आप मुझे पूछेंगे कि पिछले 20 साल में क्या इंडिया की मार्केट ने एक बहुत ही नोटेबल फीचर क्या है, ये एक फीचर है और मेरे हिसाब से ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक बड़ा अट्रैक्शन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन, ये मार्केट खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नहीं रह गई है, रिटेल इन्वेस्टर्स की म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक जो पार्टिसिपेशन उभर के आई है, वो एक खास रिमार्केबल डेवलपमेंट पिछले 20 साल में हुई है। और तीसरी, मार्केट की जो विड्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सेक्टर्स है, वो हमेशा बढ़ते गए हैं। कई मार्केट्स में हमें ये देखने गया था कि वो एक सिर्फ सेमीकंडक्टर ओरिएंटेड मार्केट है, या वो खाली मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड मार्केट है, या वो खाली एग्री कमोडिटीज़ की मार्केट है। इंडिया का जो बुफे है, वो बुफे एक्सपैंड ही होता गया। जैसे हमारी शादियों में कैसे बुफेज एक्सपैंड ही होते गए, ऐसे स्टॉक मार्केट में जो बुफे है वो एक्सपैंड ही होता गया, चॉइस मिलती गई। ये नहीं है कि एक सेक्टर दब गया तो अभी क्या करें, कई और सेक्टर्स उभर के आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये पिछले 20 साल में ये जो 3 या 4 जो एक प्रमुख रिमार्केबल डेवलपमेंट्स है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि इंडिया एक स्टैंड आउट मार्केट उभर करके आई है पिछले 20 सालों में। अच्छा नीलेश जी, आपने बहुत नमस्कार पहले तो मेरी तरफ से। नीलेश जी, ये जो आपने बात एक बखूबी कही कि जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो अर्निंग्स पर फिर स्टॉक मार्केट्स में ट्रांसलेट हुई हैं, ये हालिया धीमापन का जो कारण रहा जीडीपी का, जो कि अर्निंग्स में दिखाई दे रहा है, ये कब तक बॉटम आउट होने की आसार लग रहे हैं? क्योंकि लास्ट 3-4 महीने में बहुत सारी चीज़ें रहीं, इन्फ्लेशन आपका हाई रहा, आपके रेट कट्स नहीं आ पाए, और दूसरी बात आपका जो ड्यूरिंग द इलेक्शन चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी। तो इसका बेस बनने में कब तक वक्त लगेगा जो कि फिर फाइनली अर्निंग्स में ट्रांसलेट हो? ऐसा लग रहा है। और नमस्कार, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। 20 साल सीएनबीसी आवाज़ ने कंप्लीट किए। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो पिछले 6 महीने से तकरीबन मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में जा चुकी है, और ख़ास करके पिछले कुछ 1 या 2 हफ्तों से तो एक करेक्शन फेज़ में भी जा चुका है मार्केट। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है,
ये क्वार्टर में ये कंसोलिडेशन फेज़, करेक्शन फेज़ जारी होके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बॉटम आउट होने की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी जो स्लो डाउन आना होगा वो भी दिसंबर क्वार्टर के साथ आ जाएगा। कई बैंक्सों के जो एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस हैं या जो निम्स के उनके चैलेंजेस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बॉटम आउट होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। और मार्केट हमेशा या तो 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने के बाद के जनरली लीड के साथ ये सब संकेत दे देती है। तो ऐसा लग रहा है, हमारा ऐसा मानना है कि ये जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है इसमें मार्केट को बॉटम आउट होने में अच्छी एक संभावना है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में ये बॉटम आउट हो जाएगा, ये बाजार की गिरावट, ये प्राइसेस लैच ऑन, यानी क्या ग्रिप करना चाहिए नीलेश जी आपके मुताबिक? एक एक करके अगर मैं स्पेसेस को छेड़ूँ, PSUs में सबसे बड़ा डैमेज हुआ है। लुक एट कोल इंडिया, NTPC, पूरे आपका डिफेंस बास्केट, रेलवेज। नो डाउट कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई थी, वो आपके कैपेक्स के फिगर्स में विजिबल थी। इस PSU स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या इस प्राइस पे कंसिडर करने लायक है? बिल्कुल ये प्राइस पे कंसिडर करने लायक है। मैं मेरा नज़रिया जो है खाली PSU स्टॉक्स तक सीमित नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि जहाँ पे सरकार का जो खर्च है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और उनसे कौन से बिजनेसेस या सेक्टर्स या कंपनीज़ को वृद्धि में ये ट्रांसलेट होगा, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स है वो खाली जो PSU स्टॉक्स ओन करने चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि कई प्राइवेट कंपनीज जो इसमें हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 महीनों में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, और अगला फाइनेंशियल ईयर है जिसमें ये ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन होगी और हमें ये अर्निंग्स ग्रोथ में ट्रांसलेट होते हुए दिखाई देगा। जैसे सेक्टर्स लाइक रेलवेज है, डिफेंस है, एरोस्पेस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पंप्स का जो क्षेत्र है, ये जो सारे क्षेत्र हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वापस आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर के नज़रिए से पाइट पाइपर है। मतलब उन्होंने लीड पिछले 3-4 साल में ली है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 या 4 साल में उनको कई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, कई टारगेट्स अचीव करने हैं, कई माइलस्टोन अचीव करने हैं। तो ये हर क्षेत्र, जो मैंने कहा, ये हर क्षेत्र के जो काफ़ी इंडिविजुअल एफिशिएंट कंपनीज है जहाँ स्टॉक प्राइस करेक्शन अच्छे हुए हैं, वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है, उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार जरा आप बैंक निफ्टी लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का, और अच्छी खासी रिकवरी अब आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हम टेक्निकली डे हाई पर आ गए हैं इस समय। देखिए, मार्केट में बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग मूव्स आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 400 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे लो में आ चुकी है, और HDFC बैंक अब उसको लीड कर रहा है, डे हाई पर आया। ध्यान रखिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर है इस समय HDFC बैंक, और ये मेक और ब्रेक जोन है 1642 पर, 1647 का 200 डे मूविंग एवरेज, तो उसके आसपास ही है। इसने लोअर लेवल से रिकवरी को लीड किया। इंडसइंड बैंक ने भी अच्छे मूव्स दिखाए। नरेश, एक ज़माना था जिसमें HDFC बैंक को किसी भी प्राइस पर आप ले लो तो बहुत पैसा बनता था पिछले 4-5 साल में, लेकिन ऐसा क्या बदला है जो इस तरीके के, मतलब फॉलन एंजल जिसे हम ऑलमोस्ट अब कहने लग गए हैं? और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या करें? अगर आप इसको पिछले 20 साल की रैली में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या अब ये मौका है इसमें पार्टिसिपेट करने का? आप कैसे देखते हैं? जो HDFC बैंक या कोई भी बड़ी बैंक के साथ चैलेंज ये हुआ है कि कंपटीशन पिछले 3-4 साल में काफ़ी बड़ी है। HDFC बैंक के केस में खास करके ऑफ कोर्स मर्जर हुआ है, और वो जो मर्जर रिलेटेड, कंसोलिडेशन रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो भी एक कंसर्न रहा है। बट उसके अलावा जो कई छोटी बैंक्स हैं उन्होंने आके काफ़ी एक तरह की कॉम्पिटिटिव थ्रेट उभर करके आई है। कई छोटी बैंक्स ने ये किया है। उसके अलावा जो फिनटेक कंपनीज है उन्होंने भी आके कंपटीशन पेश किया है। तो ये चैलेंज आई है HDFC बैंक के साथ और ये बड़ी बैंक्स के साथ। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 4 साल 5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है HDFC बैंक का, या स्टॉक प्राइस करेक्शन, ये लग रहा है कि अभी वो शायद अंडर परफॉर्मेंस का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, और हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल में एक ये आउट परफॉर्मेंस भी कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, जो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो बड़ी बैंक्स के अलावा भी कई जो अट्रैक्टिव छोटी बैंक्स है या जो क्रेडिट प्लेज है, NBFCs हैं, फिनटेक्स है, उनके ऊपर भी उनका ध्यान होना चाहिए, और वहाँ पे और भी अच्छी ग्रोथ
अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टर हो, इंडेक्स इन्वेस्टर हो, तो HDFC बैंक ये प्राइस पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस दिन पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।